Hello students, in this video we will learn the class 9 standard chapter gravitation. So let's start. In the video first we have seen about the gravitation, universal law of gravitation. Now in this video we will learn about the concept of free fall. Before going to start the free fall, we will understand what is the importance of universal law of gravitation. As you know, the force that binds us to the earth, that is the gravitational force. The motion of moon, motion of the earth around the motion of moon around the earth, and motion of the planets, motion of the earth around the sun, that is also because of the gravitational force between these two objects. The tides is due to the moon and sun, that is also because of the gravitational force only. So gravitational force is universal in nature, it exists in any two objects in the universe. ग्रेविटेशनल फोर्स एक यूनिवर्सल है और ये दुनिया में हर दो चीज के बीच में है। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आपको ज्यादा चाहते हो, उसकी वैल्यू मैक्सिमम होने चाहते हैं, तो उसके लिए दो ऑब्जेक्ट का मास बहुत बड़ा होना चाहिए, जैसे कि मास ऑफ मून, मास ऑफ द प्लैनेट्स, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द सन। ये फोर्स तभी इफेक्टिव होता है और ये हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया है। अब उसके बाद हम स्टडी करते हैं फ्री फॉल। व्हाट इज इन बाय फ्री फॉल? जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो ऑब्जेक्ट नीचे आती है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड दैट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब अर्थ क्या करती है, उसके सराउंडिंग स्पेस में जितने भी ऑब्जेक्ट्स है उसको अपनी तरफ खींच लेती है। और ये खींचने का जो उसकी तरफ खींचने की जो पावर है, जो एनर्जी है, जो फोर्स है, और ये जो फोर्स है जो उसकी तरफ, उसके सेंटर की तरफ खींचते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किस चीज पे डिपेंड है? कि दो ऑब्जेक्ट पे, मास पे। अर्थ का मास अगर यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं कैपिटल एम, और जो भी ऑब्जेक्ट है दूसरा वाला, तो उसका अगर हम स्मॉल एम कहते हैं। और ये ऑब्जेक्ट और अर्थ इसके बीच में डिस्टेंस, अगर वो ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे है तो उसका डिस्टेंस और सेंटर का डिस्टेंस वो होगा रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर ये हमारा अर्थ है और इस अर्थ सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट है, पर्सन है, व्हाट एवर इट इज देयर, तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का, यहाँ पर इस पर्सन का जो वेट है, वेट, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। ये जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट क्या होता है? W इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दिस पर्सन एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ अर्थ से, अर्थ के सेंटर से, उस ऑब्जेक्ट के सेंटर से, और इस किसी ऑब्जेक्ट के ज्योमेट्रिकल सेंटर से आप डिस्टेंस मेजर करते तो दैट इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स होगा F इज इक्वल टू कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन दैट ऑब्जेक्ट टू द सेंटर ऑफ अर्थ विच विल बी द रेडियस ऑफ द अर्थ। ये अर्थ की रेडियस r होगी, उसका हम स्क्वायर ले लेंगे। तो बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है? उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज, अब इस चीज को आप थोड़ा ऑब्जर्व करो, बॉल को ऊपर फेंको, आप देखो कि उसकी वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती चली जा रही है। और ये वेलोसिटी डिक्रीज क्यों होती है? उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है बिकॉज अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रहा है और बॉल को हमने फोर्स अप्लाई किया ऊपर की तरफ। तो दैट्स व्हाई व्हाट हैपेंस, द फोर्स दैट इज अप्लाइंग बाय द अर्थ towards the center, that we call as gravitational force। और वो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको क्या होता है? उसको खुद की इसकी तरफ, उसके सेंटर की तरफ खींचता रहता है। इसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कम होती चली जाती है और एक पॉइंट ऐसा आता है कि वहां पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। उसे हम मैक्सिमम हाइट कहते हैं ऑफ दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। वो ऑब्जेक्ट कितनी ऊपर जाएगी वो किस चीज पे डिपेंड है? कि आपने उसके इनिशियल कितनी स्पीड दी है उस पर डिपेंड है। आफ्टर सम टाइम दैट ऑब्जेक्ट इज कमिंग बैक टुवर्ड्स द अर्थ, उसके बाद वो क्या हो जाता है? अर्थ की तरफ आ जाता है। अब अर्थ की तरफ जब बॉल आएगा या फिर ऑब्जेक्ट जो आएगी ऊपर से नीचे आएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती चली जाती है। जब ऊपर से नीचे बॉल आता है, ऊपर से नीचे बॉल आती है, ऊपर से नीचे ऑब्जेक्ट आ जाती है, तो उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होती है। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, किसी बॉल को ऊपर फेंको और उसके वेलोसिटी को, उसके मोशन को आप ऑब्जर्व करो। जब बॉल को, ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती चली जाती है एंड एट सर्टेन पॉइंट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इट विल बी जीरो, देन अगेन दैट ऑब्जेक्ट इज कमिंग डाउन टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जब वेलोसिटी जो है नीचे आते समय उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन मिलेगा, बिकॉज हमें पता है कि एक्सेलरेशन किस चीज पे डिपेंड होता है? इनिशियल स्पीड एंड फाइनल स्पीड। हमें पता है एक्सेलरेशन होता है v minus u divided by t, this is the formula of acceleration। acceleration is the final speed minus initial speed divided by t।
अगर इनिशियल और फाइनल स्पीड दोनों सेम रहेगी, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड में है, कांस्टेंट मोशन में है, और कांस्टेंट मोशन में ऑब्जेक्ट जो होता है उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे हम u और v दोनों सेम रहेंगे, u इज इक्वल टू v रहेगी, इनिशियल और फाइनल स्पीड, फाइनल वेलोसिटी अगर सेम रहेगी तो इसका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम हो जाएंगे तो, और ऊपर जीरो डिवाइडेड बाय टी जो होगा दैट विल बी जीरो, इस एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा या तो डिक्रीज करना पड़ेगा, और यही चीज होती है जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, जब वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है तो उसे हम कहते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन, उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन होगा दैट वी कॉल्ड एज निगेटिव एक्सेलरेशन। जब बॉल नीचे आता है, ऑब्जेक्ट नीचे आ जाती है, मतलब टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस आ जाती है, फॉल होती है टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, उस समय उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, और वेलोसिटी इंक्रीज होती है मतलब हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिलेगा। अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ ऊपर से नीचे आ रहा है, द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ, that time the acceleration is there because there is an increase in velocity, and the object is accelerated towards the earth because of the earth gravitational force, and this acceleration is called as the acceleration due to gravity। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होगा है वो किसकी वजह से, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है, तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी और ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स दैट वी कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट से हो सकता है जहां जहां पर वेलोसिटी इंक्रीज होगी, wherever there is an increase in velocity or a decrease in velocity there will be the acceleration। now when we object throw or the ball is falling from certain height, its velocity either increasing or decreasing, and this happens because of the earth gravitational force it is there। जब बॉल नीचे आ रहा है तो वो अर्थ उसकी उसकी तरफ खींच रही है, उसका मतलब उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कंट्रोल कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी तरफ खींच रहा है, और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स का उसकी तरफ खींचना है मतलब उसके अंदर क्या करेगा है, एक्सेलरेशन क्रिएट कर रहा है, और दिस एक्सेलरेशन इज देयर बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड दैट्स व्हाई द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसको हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करेंगे। वो तो बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन, but this acceleration is produced in the body due to the earth gravitational force, that's why we called it as a acceleration due to gravity। अब ये जो acceleration है it is equal to g because acceleration produce हुआ है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ये g जो होता है उसकी वैल्यू जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है तो वो g की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, क्योंकि इसका वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा तो एक्सेलरेशन डिक्रीज मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। ऑब्जेक्ट जो होता है इट इज अ फॉलिंग एंड attracting towards the earth, that time the acceleration is increasing, its velocity is increasing, and that's why the acceleration is the positive acceleration, and that's we write a is equal to basically plus g, और जब ऊपर की तरफ जाता है तो वो माइनस जी हो जाएगा, दिस विल बी a is equal to माइनस जी। यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है जो ऊपर और नीचे जाने वाला, अगर इसको किसी भी प्रकार का दूसरा कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होता, मतलब देयर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्स, ऑब्जेक्ट को हमने फेंका ऊपर की तरफ या फिर ऊपर से नीचे छोड़ दिया, तो उस पे अगर दूसरे किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है तो उस ऑब्जेक्ट को जो मोशन है उसको हम कहेंगे फ्री फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट। इफ देयर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट then such a motion of the object is called as a free fall। अगर ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा, ग्रेविटेशनल एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, if there is a only gravitational force acting on the object then such a condition we call as a free fall। free fall of an object मतलब क्या है, if the ball is or the object is fall under the influence of earth gravitational force only, I said only, not any other force, then we call as a free fall of an object। and during free fall direction does not change, velocity continuously changes, which is called as acceleration due to gravity। acceleration due to gravity is nothing but a kind of acceleration, and that's why the unit of acceleration is the same as the acceleration due to gravity, which is nothing but the meter per second square। acceleration जो होता है, the uniform acceleration basically it is a produced in the freely falling body or object due to the gravitational force of the earth, we called it as a acceleration due to gravity। बेसिकली द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अर्थ के सेंटर की तरफ एक्ट होता है ऑलवेज। द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट वी कैलकुलेटेड, इट इज F is equal to capital G m
एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। मतलब किसी दो चीज के बीच में अगर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, ग्रेविटेशन फॉर्मूला यूज करते हैं। एज वी नो दैट द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या करेंगे, पहला ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल एम है, दूसरे का कैपिटल एम। अगर कैपिटल एम अर्थ का मास है और स्मॉल एम किसी ऑब्जेक्ट का मास है, कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई पर्सन है, वो अर्थ सरफेस पे है, वो पर्सन और अर्थ के बीच में अगर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो कैपिटल जी लिखते हैं विच इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू तो बदलेगी नहीं। उसके बाद मास ऑफ दैट पर्सन, मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर वो ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे है और ये जो डिस्टेंस आर होगा तो यहाँ पर आएगा जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो दिस एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर हमें मिल जाएगा। हमें पता है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो फोर्स होता है वो क्या होता है, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एफ इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। एक्सेलरेशन जो होता है ये एक्सेलरेशन अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होगा। तो एफ इज इक्वल टू एम ए, हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो एफ इज इक्वल टू एम ए, यहाँ पर सिर्फ हमने एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पुट किया, क्योंकि यहाँ पर बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। ये यहाँ पर दोनों साइड में फोर्स है तो लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इसी को हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यहाँ पर देखो ये जो होगा एफ इज इक्वल टू जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर एफ इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एम इंटू जी। तो इन दोनों को इक्वेशन को हम इक्वेट करते हैं, इक्वेशन 1 और 2, तो हमें मिलेगा एम जी इज इक्वल टू कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर ये एम और ये एम कैंसल आउट होगा, वी विल गेट जी इज इक्वल टू gm डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, सो व्हिच इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस चीज पे डिपेंड है, एक तो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, लेकिन वो तो कांस्टेंट है तो उस पे डिपेंड कैसे होगी, कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ द अर्थ। अगर ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे है तो उसका मास, अर्थ का मास जो है वो भी फिक्स है। आर क्या है, अगर ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे उसकी रेडियस होगी अर्थ की, दैट विल आल्सो फिक्स। तो इसका मतलब जी जो होगा स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू अर्थ सरफेस पे फिक्स होगी। तो यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं, अर्थ का मास हमें पता है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम, और अर्थ की जो रेडियस होती है वो होती है अबाउट 6400 किलोमीटर। कितने, 6400 किलोमीटर। अगर हम उसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, 6400 इंटू 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, 1000 को हम लिखेंगे 10 की पावर 3 मीटर। यहाँ पर हम डेसिमल पॉइंट हटाएंगे, लेफ्ट साइड को ले लेंगे तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर प्लस 3। देखो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है तो यहाँ पर मैंने लेफ्ट साइड में 1 2 3 3 डेसिमल पॉइंट मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो यहाँ पर 10 की पावर 3 आ जाएगी, क्योंकि 3 डेसिमल पॉइंट इट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। और ये 10 की पावर 3 पहले वाला एज इट इज रखने का है, हमने किलोमीटर का मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किया था। 6.4 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 3, बेस में तो पावर की एडिशन 3 प्लस 3 6 मीटर हो जाएगा। तो दिस विल गिव्स अस द बेसिकली द रेडियस ऑफ द अर्थ इन मीटर। और यही मीटर की वैल्यू इस आर की जगह पुट करेंगे, ब्रैकेट का स्क्वायर करेंगे, मास ऑफ द अर्थ दैट इज 6 इंटू 10 टू द पावर 24 दैट वी विल पुट। कैपिटल जी की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं तो हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू स्मॉल जी की मिलती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, which is the value of acceleration due to gravity on the surface of the earth. नेक्स्ट है स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में रिलेशनशिप क्या है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। बच्चों आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हो स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस क्या है। तो पहले मैंने कहा कि कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स के लिए सेम रहेगी, वो बदलेगी नहीं। अगर आप कौन सी भी गैलेक्सी में जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, दूसरे प्लैनेट पे जाते हो, कहीं पर भी जाओ, कैपिटल जी नेवर चेंजेस, उस वैल्यू इज फिक्स्ड फॉर द होल यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स के लिए कैपिटल जी की वैल्यू फिक्स रहेंगी, दैट विल नेवर चेंजेस। स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू चेंज होगी इफ वी गो अबव द अर्थ सरफेस। अगर अर्थ सरफेस से ऊपर जाओगे तो डिस्टेंस जो होगा वो बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी।
तीसरा कंडीशन क्या है उसमें, अगर आप एक प्लैनेट छोड़ के दूसरे प्लैनेट चले जाते हो तो वहां पर एक्सेलरेशन उस प्लैनेट का होगा। जैसे कि जुपिटर पे चले जाओगे तो जुपिटर पे यहाँ पर एक्सेलरेशन जो होगा इट विल बी बिकॉज ऑफ द जुपिटर ओनली, और वहां पर एक्सेलरेशन अलग होगा, एक्सेलरेशन ऑफ दैट प्लैनेट एक्सेलरेशन ऑफ द जुपिटर हो जाएगा। मून पे चले जाओगे तो वहां पर एक्सेलरेशन होगा बिकॉज ऑफ द मून्स मास, मून्स फोर्स, मून उसको, मून जो आपकी उसकी तरफ खींचेगा। ऑफ कोर्स जिसका मास बहुत बड़ा होगा उसको जो खींचने वाला जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो ज्यादा होगा। तो दिस वाज व्हाट एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। यहाँ पर हम देखते देखो कि ये जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स के लिए फिक्स है, एंड इट इज अबाउट 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। while the value of acceleration due to gravity, acceleration due to gravity, that is basically 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। मैंने कहा कि जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन का यूनिट हम क्या करेंगे, वही यूनिट हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए लेंगे, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पर ये जो हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, दैट इज यूनिट ऑफ कैपिटल जी, दैट इज ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड इन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। हमने न्यूटन्स लॉ जो न्यूटन्स ग्रेविटेशन जो लॉ है उसमें हमने वो कैलकुलेट किया था न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो फॉर्मूले से हम कर सकते हैं एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी एम एम डिवाइडेड बाय बेसिकली आर स्क्वायर। तो ये इधर जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर, ये डिवाइड कर दे इधर जाएगा, इज इक्वल टू ये m1 m2 मल्टीप्लाई करते इधर जाके वो डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू यहाँ पर रहेगा कैपिटल जी। तो फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन, ये देखो न्यूटन, और रेडियस मीटर में होता है, उसका स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर आएगा। किलोग्राम डिनोमीटर में मास और मास किलोग्राम में है, दोनों का केजी इंटू केजी, केजी का स्क्वायर। तो ऐसे करके कैपिटल जी का जो यूनिट है वो आ जाएगा। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी रिमेन्स कांस्टेंट, जस्ट वी डिस्कस दैट वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इट इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर द होल यूनिवर्स, इट डजंट चेंज। और स्मॉल जी वैल्यू, इट विल दिस वैल्यू विल चेंजेस इफ यू गो अबव द अर्थ सरफेस और इफ वी चेंज द place. So from place to place the value of g is a changes of basically हर surface पे उसकी value बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चेंज होती है तो वी कैन निगलेक्ट इट। बट अब उधर अर्थ सरफेस चले जाएंगे ज्यादा डिस्टेंस पे, जैसे 10,000 किलोमीटर, 5,000 किलोमीटर, तो उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। just we seen that the unit of universal gravitation constant, that is a newton meter square per kg square, and value of the unit of the acceleration, gravitation acceleration, which is called as the acceleration due to gravity, it's meter per second square. Gravitation constant is a basically a scalar quantity, it doesn't require the direction. Scalar quantity मतलब क्या होती है, जिसको डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है, किस डायरेक्शन में कितना है वो इंपॉर्टेंट, लेकिन किस डायरेक्शन में है वो जरूरी नहीं होता, उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। यहाँ पर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब यहाँ पर हमें डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है और कौन से डायरेक्शन में है, that both are required such a physical quantity we call as vector quantity. वेक्टर क्वांटिटी मतलब ऐसे क्वांटिटी जिसके लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की आवश्यकता होती है। तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। There is one example, if the two stones 150 gram and 500 gram are dropped from height, which stone will reach the surface of earth first and why? Explain your answer. तो अगर दो ऑब्जेक्ट है, चाहे 150 ग्राम हो या 500 ग्राम हो, एक हेवी है एक लाइट है, दो ऑब्जेक्ट अगर हम अर्थ सरफेस से ऊपर से छोड़ देते हैं तो क्या होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट जल्दी अर्थ सरफेस को टच करेगा, विच विल बेसिकली द फॉल ऑन द अर्थ सरफेस फर्स्ट, दिस इज आवर क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो उस पे एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होता है उस पे डिपेंड है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन किस चीज पे डिपेंड है। जस्ट वी सीन दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाय क्या होता है आर स्क्वायर, और F इज इक्वल टू क्या होगा मास टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन दोनों की लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो यहाँ पर mg इज इक्वल टू स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, स्मॉल m कैपिटल M कैंसिल आउट होगा, g इज इक्वल टू क्या मिलेगा, gm डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर देखो g क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, m क्या है कैपिटल M मास ऑफ द अर्थ, r क्या है रेडियस ऑफ द अर्थ। अरे यहाँ पर अगर ये सभी क्वांटिटी अर्थ का मास, अर्थ की रेडियस और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, यहाँ तो अर्थ उस ऑब्जेक्ट का मास ही नहीं काउंट कर रहे हम, मतलब उस ऑब्जेक्ट पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उस पे उसका ऑब्जेक्ट का कुछ भी लेना देना नहीं है, उस ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो डिपेंड्स है अर्थ के मास पे, अर्थ के रेडियस पे, नॉट ऑन द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये कि दो ऑब्जेक्ट अगर हम ऊपर से छोड़ते हैं तो उसका मास कितना भी होने दो, चाहे वो लाइट वेटेड हो या फिर ज्यादा वेटेड वाला हो,
कम मास वाला हो या फिर ज्यादा मास वाला हो, दो ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ सरफेस पे एक ही समय पे पहुंचेंगे, क्योंकि दोनों पे सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर उस एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो अर्थ के मास और अर्थ के रेडियस पे डिपेंड है, नॉट ऑन द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड पे नहीं है, उस मास पे डिपेंड नहीं है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आई एम सेइंग, नॉट ऑन द फोर्स। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स डिपेंड है लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं डिपेंड है। तो दोनों ऑब्जेक्ट अगर हम छोड़ देते हैं तो दोनों अगर जो है अर्थ सरफेस पे सेम टाइम पे पहुंचेंगे, लेकिन उसको किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए। दैट इज आल्सो वन कंडीशन यू नीड टू रिमेंबर। अदरवाइज बोलेगा सर हमने दोनों को छोड़ दिया था, पहले तो हेवी वाला पहुंच गया, ये ऐसा तब होगा अगर एक्सटर्नल फोर्स होगा, एक्सटर्नल एयर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए। दैट टाइम whatever the object, two objects are there, either it is heavy or light, both will reach to the earth surface at the same time, दोनों सेम समय पे अर्थ सरफेस पे पहुंचेंगे। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ और थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। यहाँ पर हम तीन कंडीशन देखने वाले हैं। पहले हम देखते हैं केस नंबर 3। देखो केस नंबर 3 क्या है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकते हैं, तो हमने पहले कहा कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर चला जाता है ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, उसकी स्पीड जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है ना। ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकता है ऑब्जेक्ट, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, और वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। और ये जो एक्सेलरेशन होगा विच इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होगा। जब ऑब्जेक्ट ऊपर चला जाएगा तो उसका एक्सेलरेशन निगेटिव होगा, एक्सेलरेशन निगेटिव होगा मतलब a इज इक्वल टू माइनस जी आएगा। यही आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू है a इज इक्वल टू माइनस जी, ये हमारे थ्री काइनेमेटिक इक्वेशन है, थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन है, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। क्या याद है आपको ये थ्री इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहला वाला इक्वेशन। दूसरा वाला इक्वेशन था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर्ड। और तीसरा वाला इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। इन्हीं तीन इक्वेशन में आपको ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। देखो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। हमारे तीन इक्वेशन में यहाँ पर फिर से लिखता हूँ। पहला इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस half at squared, and third equation is the v square is equal to u square plus twice s। बस यहाँ पर वैल्यू पुट करो। यहाँ पर क्या करना है, ए की जगह माइनस जी पुट करना है, और ये जो ऊपर जाता है तो ये जो हाइट है, हाइट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है इन पे, इन केस ऑफ द s। बस बाकी कुछ भी नहीं पुट करना है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए की जगह क्या पुट करोगे, माइनस जी, तो यहाँ पर देखो v इज इक्वल टू माइनस जी टी मिलेगा इक्वेशन। ये कंडीशन पहले लगाएंगे हम, ए की जगह माइनस जी, और यहाँ पर यस की जगह सिर्फ एच पुट कर देंगे, सेम फॉर्मूला यूटी। यहाँ पर एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन की जगह हम क्या करेंगे, माइनस जी पुट करेंगे, तो यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई करेगा 1/2 जी टी स्क्वायर आएगा। सिमिलरली फॉर थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस था, ए की जगह हम क्या करेंगे, माइनस जी पुट करेंगे, दिस विल बी इक्वेशन। अब यहाँ पर हम देखेंगे जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन होगा। अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है तो क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है तो क्या होता है, उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, और ऊपर से नीचे आते समय उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होने वाली है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। तो यही तीन इक्वेशन में हम पुट करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो उसमें एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और यस की जगह एच पुट कर देंगे। तीसरा वाला इक्वेशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, तो एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पुट करो और यस की जगह एच पुट करो। बस यही चेंजेस आपको करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि अगर ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो होगी तो यहाँ पर u की जगह जीरो पुट कर दो, v इज इक्वल टू जी टी मिलेगा। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर्ड है, यहाँ पर इनिशियल स्पीड जीरो है तो जीरो मल्टीप्लाई बाय टी, ये पूरा जीरो आएगा, यहाँ पर सिर्फ दिस मच इक्वेशन इट विल बी देयर। सो h इज इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर मिलेगा। सिमिलरली v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस gh, तो यहाँ पर u की इनिशियल स्पीड अगर जीरो होगी, कंडीशन है इनिशियल जीरो होगी, तो नहीं हर समय थोड़ी ना जीरो हो सकती, यहाँ पर हमने कंडीशन लगाया अगर जीरो होगी तो u की जगह जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो प्लस 2gh क्या मिलेगा, सिर्फ 2gs, तो यहाँ पर v square is equal to 2gs। So these are the basically the conditions that we studied when the object is going upside or falling towards the earth, that time what the equation of motion will come.
So these are the things we have studied in this video. Rest of the other things we will study in the next video. Bye bye.